भी आया जब मेरे बच्चे, मेरे फैमिली मेम्बर, सब लोगों से, समाज हो, मोहल्ला हो, टोला हो, सब लोग कतराने लगे। यहाँ तक कि वो दिन मुझे एक लाइन याद है जब मेरे बच्चे रो के मुझे फ़ोन करके बोले कि पापा ये काम क्यों करते हैं। चूँकि मुझसे बच्चे भी दूर भागते हैं कि इसके पापा कोरोना जांच करते हैं। एक छोटा सा कुरकुरा हो या एक टॉफ़ी हो, कोई दुकानदार देने के लिए तैयार नहीं होता था कि इसके पापा कोविड टेस्ट करते हैं, तो अगर देता भी था तो उसे फेंक के देता था। काफ़ी वो जो रात थी, उस रात में आप सोच नहीं सकते हैं कि जो माहौल था मेरे लिए, ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा। कोविड पेशेंट के टच में हम गए हैं, क्या होगा नहीं होगा। तो वो दिन आज भी याद आता है। तो चूँकि लोग तो चैन से अपने घर में, लॉकडाउन था और अपने घर में रह रहे थे, लेकिन उसको हम लोग तो नहीं भुला सकते हैं, ना मेरा परिवार भुला सकता है। जब अपने घर में भी हम अकेले एक रूम में हुआ करते थे और उसी रूम में बाथरूम था, मेरा खाना गेट पे रख दिया जाता था, मैं चुपचाप खाना लेता था, खा लेता था। अपने बच्चों से भी मैंने वीडियो कॉल पे बात किया है अपने घर में रह के। अच्छा। ये हाल था, वो दौर था। ऑफिस सुबह निकलना है, खुद ही तैयार होना है, खुद ही कपड़ा धोना है। मेरे बाथरूम भी अलग है, सारा सिस्टम अलग था। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आप सबका हमारे ख़ास एपिसोड कर्मवीर में बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये हमारे कर्मवीर का 25वां एपिसोड है और हमारे साथ जो नए मेहमान हैं उनका नाम मोहम्मद इस्मतुल्लाह हैं, जो गुलाब नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका जो एक अहम रोल रहा है कोरोना काल में वो आप सब जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई समाज के काम आते हैं। वरना लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि अपना व्यक्तित्व अच्छा किया जा सके और अपने आप को सुधारा जा सके और अपने आप को ही कमाया जा सके। लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो ये कि इन्होंने समाज के लिए काम किया और समाज के लिए काम करके इन्होंने अपना एक व्यक्तित्व बनाया है। आज हम इनसे इसलिए बातचीत करने आए हैं क्योंकि इन्होंने जो कोरोना काल में काम किया था उसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। ये वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पूरे भारत वर्ष में अगर बात की जाए, पूरे भारत में बात की जाए, जिस हिसाब से इन्होंने कोरोना की टेस्टिंग की थी और जिस लेवल पे इन्होंने टेस्टिंग की वो शायद कोई दूसरा शख्स नहीं था। इन्होंने लगभग 50,000 से ज़्यादा टेस्टिंग किए और न सिर्फ कोरोना काल में टेस्टिंग बल्कि लोगों को जागरूकता फैलाने में इन्होंने जो अहम भूमिका निभाई, उसके लिए न सिर्फ हम और आप बल्कि इस पूरे भारत के लोगों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे साथ गुलाब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन्होंने ये तमाम चीज़ें किस तरह से की हैं। आपको बताएं कि पेशे से ये एक लैब टेक्नीशियन है और टीबी डिपार्टमेंट में है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट से बहुत उठ करके इन्होंने काम किया है और न सिर्फ समाज के लिए बल्कि कहा जा सकता है कि पूरे भारत के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। कोरोना काल आपको याद होगा जब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए नहीं जाते थे, उस वक्त में जब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे, लोग एक दूसरे को अछूत समझ रहे थे, उस वक्त में ये साहब उनके घर जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे और उनके लिए काम कर रहे थे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल शुक्रिया। सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। चूँकि आपका न्यूज़ वगैरह तो देखते ही रहते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप न्यूज़ को, किसी भी न्यूज़ को प्रपोज करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं। बस मेरी दुआएं हैं कि आपका जो चैनल है ये ऐसे ही चलता रहे, दिन दुगुनी रात चौगुनी होती रहे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहे। सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो पेशा है, जो वर्क है और जो काम आपने कोरोना काल में किया, बेसिकली हम उसको लेकर के इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि कोरोना काल तो ख़त्म हो गया है, लोगों को ये भी एहसास हो रहा है कि कोरोना भी ख़त्म हो गया है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक WHO ने भी एक नहीं कहा है कि भैया ख़त्म हो गया है, वो कभी भी लौट के आ सकता है। खैर, लेकिन लोग भूल गए हैं, लेकिन हम याद करवाना चाहते हैं और हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि उस वक्त में जब लोग एक दूसरे के लिए, बाप बेटे के लिए काम नहीं आ रहा था, उस वक्त में जो आपने काम किया था वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। क्या आप करते हैं, क्या आपका पेशा है और किस तरह से आपने इस पूरे कोरोना काल में काम किया? हाँ देखिए, हम मामूली एक साधारण सा लैब टेक्नीशियन हैं टीबी डिपार्टमेंट में। मेरी बहाली 2005 में हुई थी। 2005 से हम टीबी के लिए काम कर रहे हैं
और इसी बीच में कोविड आ गया। कोविड में मुझे काम करने का और लोगों की सेवा करने का और स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मुझे मिला, खुल के मिला। उस वक्त में आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्या कंडीशन थी। मुझे याद है कि जो पहला कोविड का केस निकला था वो एक मधुबनी में निकला था, और दूसरा, तीसरा, चौथा केस जो निकला था उसका कलेक्शन मैंने ही लिया था, जो कलवाही के लोग थे जिसका कलेक्शन हम लोगों ने लिया था, जो राजनगर में आए थे उनका। काफ़ी वो जो रात थी, उस रात में आप सोच नहीं सकते हैं कि जो माहौल था मेरे लिए, ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा। कोविड पेशेंट के टच में हम गए हैं, क्या होगा नहीं होगा। तो वो दिन आज भी याद आता है। तो चूँकि लोग तो चैन से अपने घर में, लॉकडाउन था और अपने घर में रह रहे थे, लेकिन उसको हम लोग तो नहीं भुला सकते हैं, ना मेरा परिवार भुला सकता है। मैं अगर बता दूं, कोरोना काल की बहुत सारी लंबी कहानियां हैं, और वो जो दौर है कभी कभी याद आता है जब अपने घर में भी हम अकेले एक रूम में हुआ करते थे, और उसी रूम में बाथरूम था। मेरा खाना गेट पे रख दिया जाता था, मैं चुपचाप खाना लेता था, खा लेता था। अपने बच्चों से भी मैंने वीडियो कॉल पे बात किया है अपने घर में रह के। अच्छा, ये हाल था, वो दौर था। ऑफिस सुबह निकलना है, खुद ही तैयार होना है, खुद ही कपड़ा धोना है। मेरे बाथरूम भी अलग है, सारा सिस्टम अलग था। तो बता नहीं सकते हैं। फिर एक दौर आया, ऐसा भी आया जब मेरे बच्चे, मेरे फैमिली मेम्बर, सब लोगों से, समाज हो, मोहल्ला हो, टोला हो, सब लोग कतराने लगे। यहाँ तक कि वो दिन मुझे एक लाइन याद है जब मेरे बच्चे रो के मुझे फ़ोन करके बोले कि पापा ये काम क्यों करते हैं। चूँकि मुझसे बच्चे भी दूर भागते हैं कि इसके पापा कोरोना जांच करते हैं। एक छोटा सा कुरकुरा हो या एक टॉफ़ी हो, कोई दुकानदार देने के लिए तैयार नहीं होता था कि इसके पापा कोविड टेस्ट करते हैं। तो अगर देता भी था तो उसे फेंक के देता था, पैसे भी नहीं लेता था। काफ़ी दुखद था वो सीन। लेकिन कहा जाता है कि भाई अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में हाँ दोस्त या दुश्मन का घर मिले। बस इसी जज्बे के तहत जो है काम करते चले गए, और आज आपके सामने बैठे हुए। तो एक बात जो आपने बताई खास करके बच्चों से रिलेटेड, कि जब बच्चे जाते थे दुकान पे तो वहाँ पर फेंक करके सामान लिया जाता था। वो वक्त था, ऐसा कह सकते हैं कि लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लोग ख़ुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो है वो कोरोना ना हो जाए। और यही वजह है कि शायद आपके बच्चे के साथ इस तरह से लोगों ने सलूक किया। उसे बहुत सलीके से किया जा सकता था, तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये जो प्रोसेस था, शायद आपके बच्चे के जहन में वो बात आ गई होगी और उसे बाद में लगा होगा कि पिताजी पता नहीं कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से लोग मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब बच्चों को धीरे धीरे मैंने समझाया कि बेटा ये ऐसा है, इसमें लड़ना ही पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना है कि बच्चों को मैंने इस तरीके से समझाया कि बेटा बॉर्डर पर जाके लड़ाई नहीं होती है। आप अगर सिपाही नहीं हैं, आप अगर आर्मी नहीं हैं, आप अगर फोर्स नहीं हैं, तो अभी जो मौका मिला है मुझे कोरोना योद्धा बनने का, तो बस उस जज्बे के तहत हम देश की सेवा किए और बच्चे कन्विंस हुए। फिर बाद में जब मुझे वो ढेर सारा अवार्ड मिलता रहा, लोग सम्मानित करते रहे, तो बच्चों को खुशी होती थी कि पापा आप अच्छा काम कर रहे थे, इसीलिए आपको मिला है। तो ये आप तमाम लोगों को एक बड़ी रोचक बात बता दूं। इन्होंने अवार्ड की बात की है तो मुझे याद आया कि इन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की तरफ से पार्टिसिपेटेड इंडिया की ब्रांड है, उन्होंने इन्हें नॉमिनेट किया है, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो काम किया और टीबी से रिलेटेड जो ये काम कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलाना हो या उसको लेकर के टेस्टिंग से रिलेटेड काम हो, तो क्योंकि समाज में इन्होंने बेहतरीन काम किया है, इसी वजह से इन्हें कर्मवीर अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, कर्मवीर चक्र अवार्ड से, और इसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। वक्त के साथ साथ जो फैसला होगा वो बात की बात है, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम कर्मवीर में बस इसलिए ये हिस्सेदार हैं चूँकि वाकई इनके अंदर वो काबिलियत है। अब कोरोना तो चला गया है, कितने टेस्टिंग कर लिए थे आपने, किस तरह से करते थे, डर वर लगता था कि नहीं लगता था, कितनी दफ़ा कोरोना हुआ? देखिए, मुझे बेसिकली 2 बार कोविड हुआ। अच्छा। जब 2 बार कोविड हुआ, फर्स्ट बार कोविड हुआ तो थोड़े दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद मैं ठीक हो गया।
लेकिन अपने काम में लगातार लगा रहा। लगभग 56,000 कोविड कलेक्शन मैंने अकेले लिया था। और हाँ 56,000। और उसके बाद जब मेरी ड्यूटी रामपट्टी कोविड सेंटर में लगाई गई थी, उस वक्त के जो जिला महकमा था, तो मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई थी मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से बखूबी निभाते हुए जब मैं वो जिम्मेदारी निभा रहा था उस वक्त में फिर मुझे कोविड हुआ। और जब कोविड हुआ तो मैं 4 दिन ऑक्सीजन पे था। मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 से बहुत नीचे जा चुका था, फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ऑक्सीजन पर था। और जज्बा ये था कि जिस दिन मेरा कोरोना टेस्ट फिर निगेटिव आता है, फिर नेक्स्ट डे से फिर से मैं कलेक्शन में लग गया। तो बस एक जज्बा के तहत काम होता चला गया। तो ये सब जो काम किया तो डर नहीं लगता था कि इतने लोग मर रहे हैं, लोगों के हालात ख़राब हैं, कई हज़ार लाखों लोग मर गए इसमें, और उस वक्त डर नहीं लग रहा? बिल्कुल, देखिए डर था, शुरू में तो डर लग रहा था, काफ़ी डर लग रहा था। बल्कि लोग भी, यहाँ तक कि हमारे घर के लोग, सब लोग बोल रहे थे कि देखो यार तुम लोग का जो वर्क है इसको रिज़ाइन कर दो। चूँकि हर कोई अपने बाल बच्चे को, हाँ ज़िंदगी बचेगी तो बहुत सारा काम है, लेकिन चूँकि अंदर का जो जज्बा है कि नहीं यार जिस काम में है तो हमको कुछ अच्छा करना है, देश के लिए सेवा करने का, समाज के लिए सेवा करने का मौका मिला है तो हम करेंगे, है ना। कोविड हुआ उस वक्त में निश्चित तरीके से डर लगा, चूँकि साथ साथ मुझे जब कोविड हुआ था तो मेरे पूरे फैमिली को कोविड हो गया था और सारे लोग अपने अपने रूम में थे। सब लोग मतलब काफ़ी सीरियस थे। हालत ये थी कि मेरे घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, क्या खाएंगे वो नहीं समझ पा रहे थे हम लोग। कभी कभी वो चूड़ा घर में था तो उसको हम लोग पानी में भिगो के उसको यूज़ करके खाए, वो भी एक कंडीशन थी। लेकिन इतना था कि इतनी सारी दुआएं मिल रही हैं, इतने लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये था कि लोग दुआ तो ज़रूर दे, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। और निश्चित तरीके से कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये दूसरी बात है कि चूँकि कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड है उसमें बहुत सारा दिक्कतें जो आम लोगों को भी होती है, मुझे भी हुई, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया। तो मेरा मानना है यार जो आज के दौर में जो लोग मान रहे हैं कि भाई पोस्ट कोविड में बहुत सारी बीमारी होती, तो वो हम भी झेल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। एक चीज़ जो जानना चाहेंगे, कह सकते हैं आप वैसे तो सरकारी पेशे में हैं, लेकिन इसका जवाब ज़रूर चाहेंगे। 56,000 सैंपल उठाया आपने, 56,000 रुपया भी एक्स्ट्रा मिला या नहीं? नहीं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला। जो मुझे सैलरी है, जो मेरी सैलरी है उतनी ही सैलरी मिली। और मैं, चूँकि एक जज्बा होता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम लैब टेक्नीशियन हैं तो लैब टेक्नीशियन में अगर टीबी डिपार्टमेंट के लिए हैं तो टीबी का ही काम करें। जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी लगाया जाए तो हम वहाँ खड़े उतरने की कोशिश की है। कभी पैसे की तरफ मैंने नहीं सोचा। कोई मदद होनी चाहिए, इतना सारा आपने काम किया है, कोई अवार्ड होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पैसे से तोला ही नहीं जा सकता है, फिर भी एक खुशी कि 10,000 रुपया ही सही एक्स्ट्रा आपके लिए है। हाँ, वो पैसे का अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन जो उस वक्त के सिविल सर्जन थे आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार झा, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। उस वक्त के जो पीएचडी मंत्री थे उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। फिर जगह जगह पे बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग बुला बुला के सम्मानित करते रहे, तो बस खुशी इसी में मिलती थी। एक चीज़ जो कोरोना से रिलेटेड जानेंगे, कोरोना जब ख़त्म हुआ उसके बाद कह सकते हैं कि जो पोस्ट कोविड का जो वक्त था, सबसे बड़ी चुनौती जो भारत के लोगों के लिए हो गई वो वैक्सीनेशन की थी। क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए भी लोग शुरू में तो बहुत परेशान हुए, बहुत सारी अफवाहें आई कि इससे ये बीमारी हो जाएगी लोगों को, तो कुछ लोग मर रहे हैं, तो किसी को स्किन कैंसर हो जाएगा, और बहुत सारी बातें हुई। और उसमें भी फेज बाय फेज वैक्सीन लेना था। तो ख़ास करके अगर बात की जाए, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों में भी अफवाहें फैला दी गई, कुछ समाज के, अन्य समाज के भी लोगों के अंदर ये बातें आ गई कि इससे बीमारी होगी। पढ़े लिखे तबके जो है वहाँ भी ऐसी बातें चलने लगी। सोशल मीडिया पे कई सारे न्यूज़ वायरल होने लगे जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि इससे ये बीमारी हो रही है, तो इस देश में कोरोना का वैक्सीन देना बंद कर दिया गया। किस तरह से इस फेज़, क्योंकि आपको बाद में इसकी भी ड्यूटी लगाई गई कि आपको वैक्सीनेशन करवाना है, किस तरह से करवाया और कैसे लोगों को मोटिवेट किया इसके लिए?
हाँ हाँ, वो जो दौर था काफ़ी लोग परेशान थे, चूँकि आप समझ ही सकते हैं, आप भी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो जो भ्रांतियाँ थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की भ्रांतियाँ न कि सिर्फ मधुबनी में थी बल्कि पूरे भारत में थी। बल्कि अगर हम कहें कि और दूसरे कंट्रीज में रही होगी तो रही होगी, लेकिन काफ़ी एक बड़ी चुनौती थी। उसमें केयर इंडिया के थे महेंद्र सिंह सोलंकी, और उस वक्त के जो जिला पदाधिकारी थे और उस वक्त के जो सिविल सर्जन साहब थे, उन लोगों ने मुझे चूज़ किया कि शायद अगर इसको इस काम में लगाया जाए तो कुछ सफलताएं मिल सकती हैं। तो हम लोगों ने मिलके गांव-गांव में जाके मुस्लिम समुदाय, दलित, महादलित लोगों के साथ बैठक करके लोगों को समझा के बुझा के एक स्ट्रेटजी बना के, और इसमें हम लोगों को कामयाबी मिली। और निश्चित तरीके से आप जैसे मीडिया लोग या बहुत सारे मीडिया जो थे, लगभग सभी ने स्वास्थ्य विभाग को का साथ दिया, और मतलब अहम रोल था कि लोग किसी तरीके से सभी लोग आच्छादित हो सकें टीका से। किस तरह से, जैसे आपने बताया कि आप गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, खास करके जो बूढ़े लोग थे, जो कह सकते हैं 70+ थे, उनमें बड़ा कह सकते हैं तकलीफ था इससे लेकर के कि भैया मर न जाएं कहीं। कैसे समझाते थे कि माई ठीक हो जाएगी, कैसे क्या कहते थे, किस तरह से? देखिए उस वक्त में तरह तरह की भ्रांतियां थी। कुछ ऐसी भ्रांतियां थी कि कुछ लोग कहते थे कि इसमें किसी हराम चीज़ का कुछ अर्क मिलाया गया है ना, कुछ लोग का ये मानना था, है ना। हाँ, तो चूँकि जहाँ तक हम मुस्लिम हैं, हमने कहीं सुना भी था कि अगर आपकी जान पे बनी हो तो अल्लाह ने कहा कि अगर आपको कोई हराम चीज़, इवन ये कि सूअर का गोश्त भी खाना अगर पड़े आपकी सेहत ठीक होने के लिए, तो वो जायज़ करार हो सकता है ना। तो इस तरह की बातें हुई, तो इस तरह की बातें कह कर के लोगों को हम समझाने की कोशिश किए होंगे। फिर ये कि लोगों का एक दूसरा था कि भाई इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो वो लेबलिंग कहाँ है। तो वहाँ पे छोटी सी बात थी कि हम उसको बड़े आसानी से कहते थे कि भैया बड़ी मुश्किल से ये टीका किसी ने बनाया, अगर ये लेबल चिपका ही देगा तो दूसरी कंपनी नहीं बना लेगी, है ना, फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। बहुत सारा मामला था। कंपोजिशन पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंपोजिशन पूछ रहे थे, देखना चाह रहे थे, तरह तरह का सवाल था। आप इमेज नहीं कर सकते हैं कि कितने सवाल का जवाब हम लोग, लेकिन माशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब रहे और बड़ा अच्छा हुआ टीकाकरण मधुबनी का। 56,000 लोगों का सैंपल जो लिया, कभी जीवन में ये सोचे थे कि ऐसा फेज आएगा जब एक आध महीने के अंदर में इतना सारा सैंपल उठाएंगे, ऐसा हाल हो जाएगा कि पूरा देश बंद हो जाएगा? कभी सोचा था, ख्वाब भी ऐसी कभी आई कि ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी ऐसा नहीं था, वो एक आध महीने के अंदर नहीं था, चूँकि जब तक कोविड चला तो उस बीच का ये सैम्पलिंग था, लेकिन ऐसा कभी सोचे नहीं थे, है ना। ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि ये दौर भी आएगा। मैं वो दौर भी देखा, सोचते हैं कि नहीं, आप सोचते हैं, और फिर दूसरी बात ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ने वहाँ इतनी हिम्मत मुझे कहाँ से दी। आज के डेट में अगर कोई कहेगा तो मैं शायद ना कर सकूं, चूँकि आज एकदम पूरी तरीके से हो सकता है पोस्ट कोविड के कारण मेरी हिम्मत पस्त हो चुकी हुई है कि सामने नहीं है, जब आएगी चुनौती तो फिर तैयार हो जाए। क्या लगता है कि कोरोना तो खत्म हुआ, खत्म माने कि अभी नहीं है, कोरोना के केसेस कम हैं, क्या भारत के लोगों को या दुनिया वालों को इस चुनौती के लिए या इस तरह की कई सारी चुनौतियों के लिए तैयार रहनी चाहिए? बिल्कुल रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हर लोग जो है, और चूँकि ये चुनौती हर इंसान के लिए थी, आपने देखा था, क्या गरीब, क्या फ़कीर, क्या अमीर, हर आदमी कोविड से बचने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था। तो क्या सुझाव देंगे आजकल के जो लोग हैं, अभी जिस तरह का हाल है, जो चीज़ें देख रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी का जो माहौल है, सुझाव मैं क्या दूंगा, बस यही कहूँगा कि जो सरकार जिस तरीके से, चाहे WHO हो या स्वास्थ्य महकमा हो, अगर हाँ जो गाइडलाइन देती है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और उसमें कोई नुक्ताचीनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ज़िंदगी चली जाएगी। चलिए, तो ये हमारे साथ गुलाब साहब हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि कोरोना काल में ख़ास करके क्या कुछ इन्होंने किया और किस तरह से तमाम जो समाज के लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वैक्सीन ली जाए। जाते जाते इनसे कोरोना काल से और इनके इस मामले से हट करके एक आध बातचीत करेंगे। सबसे जो एक
आपका वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री आपने बनाया था जिसके बारे में जानकारी मिली 30-32 मिनट की, जिसको भारत सरकार, बिहार सरकार, तमाम लोगों ने अप्रूवल दिया। क्या कुछ था उसमें, उस 32 मिनट में? मुझे 1 मिनट में बताइए। हाँ, एक्चुअली कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि टीवी जिस तरीके 2025 तक जो अभी सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत से टीवी मुक्त कर देना है भारत को, तो ऐसे तो नहीं किया जा सकता। तो दिमाग में आया कि भाई कुछ नया किया जाए जो लोगों को आसानी से समझाया जा सके कि सरकार क्या क्या व्यवस्थाएं दे रही हैं और टीवी कैसे फैलती है ना। और इस अगर किसी को हो जाता है तो उसके प्रति लोगों का रुझान क्या है, छुआछूत या फिर जो नफरत है वो नहीं होना चाहिए। मतलब इन चीज़ों को दर्शाने के लिए 32 मिनट की अपने खर्च से मैंने राजनगर में एक फिल्म बनाया। ये फिल्म काफ़ी चली भी, और शायद अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें इस फिल्म का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। इस फिल्म के कारण भी ये नॉमिनेशन मुझे मिला है। चलिए, उसके लिए तो बधाई हो आपको कि आप। शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा कि इन तमाम जो अवार्ड हैं, ये तो बहुत लोगों की जो दुआएं आपको मिली है, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। घर वाले जो हैं आपके, घर में फादर क्या कुछ करते थे और किस तरह से आप इस फील्ड में आए? कुछ नहीं, एक सपना था कि मेडिकल में जाना है, MBBS बनना है, लेकिन किसी कारणवश वो सपना अधूरा रह गया। तो मुझे लगा कि नहीं, छोटा ही कोर्स कोई छोटा नहीं होता है, तो एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स मैंने कर लिया, है ना। वालिद साहब क्या करते हैं? वो मदरसा टीचर हैं, थे, अब तो रिटायर्ड कर गए हैं, है ना। मदर मेरी स्कूल में टीचर थी, वो भी रिटायर्ड कर गई हैं, है ना। अपने बारे में बता दूं, मेरे दो बेटा है, मेरा 2 बेटी है। एक बेटा माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से नीट क्वालिफाई किया और एक IIT-JEE निकाला। तो मतलब ये है कि खुद तो MBBS नहीं किए, बेटवा को करा दे रहे हैं। हम देखिए, आप लोगों की दुआएं रही तो। दबाव बना के करवा रहे हैं या खुद से कर रहा है? नहीं, वो खुद से कर रहा है। देखा है कि अब्बा इतना काम किए हैं। हाँ, बिल्कुल। अब तो पिताजी तो वो नहीं कर सके, तो बेटा को लगता होगा कि नहीं, अब कुछ पापा MBBS या फिर डॉक्टर नहीं बन सके, तो इंजीनियर नहीं बन सके, तो हम लोग ही बन के दिखाते। चलिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ गुलाब साहब थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया। अंततः हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि इनसे तमाम बातचीत की जाए, क्योंकि कोविड का जो वक्त था और टीवी पर भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। वो वाकई बहुत पीड़ादायक वक्त था जब भारत जूझ रहा था इन तमाम चीज़ों से। तो अंत में हम इन्हें यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जो हमारी तरफ से चल रहा है, और क्या कुछ इस कर्मवीर एपिसोड के बारे में कहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे मेहमान हैं और आपसे पहले भी बहुत सारे मेहमान हमारे पास हैं। निश्चित तरीके से आपका ये जो प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा है और आपकी भूमिका हमेशा रही है। कोविड काल में भी जब हम चाहे वो टीकाकरण का दौर हो, चाहे वो कोविड लॉकडाउन का दौर हो, तो उस वक्त में भी हमने देखा है कि आप लोगों का कवरेज बड़ा अच्छा रहा है। जगह जगह जाके आप लोगों ने कवरेज किया है, समाज को समझाने की भी कोशिश किया है। तो इसमें आपकी भी भूमिका बहुत अहम रही है और आपका ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। मुझे आने का मौका मिला, आप लोगों ने मुझे मेरे से इंटरव्यू लेके कुछ पूछा और शायद इसको आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ गुलाब साहब। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।